रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है ओन्कोसर्कस वोल्वस। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओन्कोसर्कस वोल्वुलस जो है ये एक निमाटोड है, टिश्यू निमाटोड है, यानी कि इसके जो एडल्ट फॉर्म है वो बॉडी के टिश्यू में रहते हैं इंटेस्टाइन के बजाय, इसलिए हम इसको टिश्यू निमाटोड कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ओन्कोसर्कस वोल्वुलस जो है इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी बायोलॉजी और थोड़ा सा इसकी एनाटमी को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसकी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे, फिर लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, फिर क्लिनिकल फाइंडिंग और लेबोरेटरी डायग्नोसिस डिस्कस करने के बाद हम अपना लेक्चर ख़त्म कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ और शुरू करते हैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओन्कोसर्कस वोल्वुलस। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि ओन्कोसर्कस वोल्वुलस जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसको हम ओन्कोसर्कियासिस कहते हैं और हिस्टोरिकली इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है या कहा जाता था। रिवर ब्लाइंडनेस क्यों कहा जाता था इसको मैं लाइफ साइकिल में डिस्कस करूँगा, तो आप लोग अपना लेक्चर जो है इसको कंटिन्यू रखें। जो एडल्ट ओन्कोसर्कस वोल्वुलस वॉर्म्स हैं, इट लिव्स इन द नोड्यूल। नोड्यूल क्या है? नोड्यूल जो है ये एक कम्पैक्ट मास है जिसका एक इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होता है। आप मेडिकली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर द फर्म पल्प्स प्रोड्यूस्ड अंडर द स्किन्स, ठीक है, जिसको आप पेल्पेट कर सकते हो यानी फील कर सकते हो। तो जो एडल्ट फॉर्म है ओन्कोसर्कस वोल्वुलस के, ये नोड्यूल्स में रहते हैं और ये नोड्यूल्स सबक्यूटेनियस टिश्यू में होते हैं और दे कैन लिव अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर के लिए ये लोग रह सकते हैं। जो फीमेल वॉर्म है वो 33 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 270 to 40 माइक्रोमीटर वाइड होती है, जबकि मेल जो है 19 to 42 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 132 to 10 माइक्रोमीटर वाइड होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने मैंने WHO के CDC की वेबसाइट से उठाया था, लेकिन कुछ बुक में मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने 19 to 42 सेंटीमीटर लिखा था, बट प्रॉबेबली आई थिंक कि ये 19 to 42 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होगा। बहरहाल इन द सबक्यूटेनियस नोड्यूल, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया, जो फीमेल वॉर्म्स है दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोफिलेरी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर। चूँकि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो नोड्यूल है उसमें मेल और फीमेल दोनों मेच्योर हो जाते हैं, वो मेटिंग करते हैं, तो मेटिंग के बाद जो ग्रेविड फीमेल वॉर्म है यानी कि जो फर्टिलाइज फीमेल वॉर्म है वो माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस करती है। माइक्रोफिलेरी जो है ये फर्स्ट स्टेज है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ पैरासाइटोलॉजिस्ट इसको एम्ब्रियो का स्टेज मानते हैं, कुछ इसको लार्वी का स्टेज मानते हैं। बहरहाल इट इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द टिश्यू नेमाटोड माइक्रोफिलेरी। तो ट्रांसमिटेड बाय रिपीटेड बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई सिमोलियम। सिमोलियम इसकी जीनस है। सिमोलियम के स्पीशीज़ जो है वो ओन्कोसर्कस वोल्वुलस के माइक्रोफिलेरी जो है वो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिशन होती है वो थ्रू द बाइट ऑफ ब्लैक फ्लाई। ब्लैक फ्लाई की मैंने आगे पिक्चर लगाई है, ठीक है। तो ब्लैक फ्लाई जो है ये जब इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई जो है वो जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है, कौन से वाले? सिमोलियम स्पीशीज़ के, ठीक है, तो वो फिर ह्यूमन बीइंग में माइक्रोफिलेरी इंजेस्ट कर देते हैं। लाइफ साइकिल यहाँ से पढ़ते हैं। मैं जो आपको बता रहा था कि ब्लैक फ्लाई, तो ब्लैक फ्लाई ये है, ये आप याद रखें कि ये मॉस्कीटो नहीं है, ये फ्लाई है। ब्लैक फ्लाई इस तरह नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ब्लैक फ्लाई जो है सिमोलियम स्पीशी के, तो जब वो ह्यूमन बीइंग से ब्लड मील लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ब्लड मील जब लेते हैं उसके साथ साथ वो माइक्रोफिलेरी जो थर्ड स्टेज है, या आप कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शस हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, वो ह्यूमन बीइंग के टिश्यू में इंजेस्ट कर देते हैं। और ये जो माइक्रोफिलेरी है इसके रिस्पॉन्स में सबक्यूटेनियस टिश्यू में नोड्यूल बन जाते हैं, ठीक है। और उन सबक्यूटेनियस नोड्यूल में सबक्यूटेनियस टिश्यू के नोड्यूल में ये जो माइक्रोफिलेरी है ये मेच्योर हो जाते हैं एडल्ट वॉर्म में, और ये एडल्ट वॉर्म फिर नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। एडल्ट वॉर्म क्या करती है कि दे प्रोड्यूस्ड अनशीथित माइक्रोफिलेरी, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द लार्वी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट टिपिकली आर फाउंड इन स्किन ऑफ कोर्स एंड इन लिम्फेटिक ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो करीब वाले टिश्यू हैं, तो वहाँ के जो लिम्फेटिक टिश्यू हैं उनमें भी ये माइक्रोफिलेरी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बहुत कभी कभार ये भी पॉसिबल है कि ब्लड, यूरिन या स्पूटम में आपको ऑनकोसर्कस वोल्वस के माइक्रोफिलेरी मिल जाए, बट इट इज़ नॉट अ रूटीन कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। ये बहुत कभी कभार होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब दूसरा ब्लैक फ्लाई आता है और इस इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, तो ये जो माइक्रोफिलेरी इसके सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट है, तो ब्लड मील के साथ इस माइक्रोफिलेरी को भी इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं, ठीक है। अब माइक्रोफिलेरी क्या करते हैं कि दे पेनिट्रेट द मिडगट ऑफ द ब्लैक फ्लाई एंड माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल, और थोरेसिक मसल में फिर ये L1 स्टेज से L3 स्टेज तक मैच्योर होता है। और ये L3 स्टेज जो है माइक्रोफिलेरी स्टेज है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए इन्फेक्शियस है, ठीक है, यानी कि ये वाला स्टेज ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये स्टेज माइग्रेट करके जाता है कहाँ, हेड ऑफ द ब्लैक फ्लाई प्रोबोसिस, ठीक है। प्रोबोसिस मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये वो वाले टूल है जिससे मॉस्कीटो या फ्लाई जो है वो ह्यूमन बीइंग को काटते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में इंसर्ट करते हैं, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको प्रोबोसिस कहते हैं। तो ये हेड और प्रोबोसिस तक माइग्रेट करते हैं, और फिर जब ये इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई जो है ये जब दूसरे ह्यूमन बीइंग को काटता है, तो माइक्रोफिलेरी उसमें इंजेस्ट करके उसको इन्फेक्टेड कर देता है, और इस तरह जो डेफिनेटिव होस्ट है ब्लैक फ्लाई का वो ह्यूमन बीइंग है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो ब्लैक फ्लाई है उसका ऑनकोसर्कस वोल्वुलस का, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनेसिस क्या है कि इन्फ्लेमेशन अकर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, चूँकि जो एडल्ट फॉर्म है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के जो नोड्यूल है वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड अ प्रोराइटिक पॉप्यूल एंड नोड्यूल फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द एडल्ट वॉर्म प्रोटीन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बॉडी जो है एज अ इम्यून रिस्पॉन्स वो क्या डेवलप करती है कि वो पप्यूल और नेड्यूल डेवलप करती है। पप्यूल क्या है कि दीज आर दी स्मॉल रेज बम्प प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, वाइल नेड्यूल मैंने आपको पहले भी बताया कि दीज आर द फर्म पल्प्स विच आर प्रेजेंट्स ऑन एनी लेवल ऑफ द स्किन। स्किन के डर्मिस लेयर में भी हो सकते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी हो सकते हैं, या दूसरे ऑर्गन में भी हो सकते हैं, विच कैन बी पेल्पेटेड, ठीक है। अच्छा, माइक्रोफिलेरी जो है ये माइग्रेट करते हैं थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू और अल्टीमेटली ये आई में कंसंट्रेट हो जाते हैं। अगेन मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पिक्चर नहीं लगाए, तो आप गूगल करके देख लें कि माइक्रोफिलेरी या लार्वी या एडल्ट लार्वी ऑफ दी ऑनकोसर्कस वोल्वस इन द आई, तो आप शॉक हो जाएंगे, आपको आई बाल के अंदर जो है ऑनकोसर्कस वोल्वुलस के जो लार्वी है वो नज़र आएंगे। तो ये बड़े डेट्रीमेंटल कंडीशंस होती हैं। देयर दे कॉज लीजन विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। अच्छा, मैंने आपको रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था शुरू में, कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब ये एक्चुअली एक मेडिटेरेनियन रिवर के करीब कुछ लोग रहते थे, तो शुरू में ये इन्फेक्शन उनमें शुरू हो गया था, उनमें ब्लाइंडनेस शुरू होती थी, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लैक फ्लाई है ये एक्चुअली ब्रीड करते हैं नियर द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना, जो दरिया तेज़ी से बहते हैं ना, ये उनके करीब ब्रीडिंग करते हैं ये ब्लैक फ्लाई। तो इसलिए ब्लैक फ्लाई की जो पॉपुलेशन है वो रिवर्स के करीब प्रेजेंट होती है। तो इसलिए तो पहली दफ़ा जब ये शुरू हुआ था हिस्ट्री में, तो रिवर के करीब एक कबीला रहता था, उनमें ये ब्लाइंडनेस शुरू हो गई थी। तो जो लोग वहाँ जाते थे उनमें ये ब्लाइंडनेस होती थी, तो इसलिए इसको रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता था। लेकिन बाद में जब साइंस ने तरक्की की और पता चला और इसका कॉजेटिव एजेंट डिस्कवर हो गया, तो देन इट केम टू नो दैट इट इज़ ऑनकोसर्कियासिस, नॉट रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये कहानी थी रिवर ब्लाइंडनेस के पीछे। अच्छा, चूँकि सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर वॉर्म्स या माइक्रोफिलेरी बहुत ज़्यादा है और वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में मूवमेंट करते हैं, तो उसके जो इलास्टिक फाइबर है उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो रिंकल्ड हो जाते हैं, उस पर झुर्रियाँ आ जाती है, विच इज़ कॉल्ड हैंगिंग ग्रोन व्हेन इन अकर इन द इंग्वाइनल रीजन। अगर इंग्वाइनल रीजन्स के सबक्यूटेनियस टिश्यू में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे वो इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो इंग्वाइनल रीजन्स का जो स्किन है वो हैंग करता है, इसलिए उसको हैंगिंग ग्रोन पर कहते हैं। लेकिन ये सीवियर कंडीशंस में होती है, जब वॉर्म का बर्डन बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा वॉर्म्स और माइक्रोफिलेरी जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में मूव करते हैं, तो वो उस इलास्टिसिटी को ख़त्म कर देते हैं।
Thickening, scaling, and dryness of the skin accompanied by severe itching are the manifestation of dermatitis, often called lizard skin और lipid skin. ये दो वर्ड यूज़ होते हैं CDC और दूसरे वेबसाइट्स पे मैंने lipid skin पढ़ा था और वॉरेन लिवेंसन की बुक में मैंने lizard skin पढ़ा था, तो मैंने दोनों इंक्लूड किए यहाँ. जब इनसाइड द सबक्यूटेनियस टिश्यू इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है तो उसका इफेक्ट जो है अपर स्किन पे, एपिडर्मिस पे आता है, जिसकी वजह से स्केलिंग, ड्राइनेस ऑफ द स्किन बिल्कुल स्केल हो जाता है, यानी कि उससे छोटे छोटे जो है ना पीलिंग ऑफ द स्किन होती है, तो उसको स्केलिंग ऑफ द स्किन कहते हैं. स्किन थिक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसको फिर लेजर्ड या लिपिड स्किन कहा जाता है. ठीक है, अगेन ये सीवियर इन्फेक्शन में होता है जब वार्म बर्डन बहुत ज़्यादा हो. लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं कि उनको सर्कस जो है इसको हम डायग्नोस करते हैं बाय द फाइंडिंग ऑफ माइक्रोफिलेरी इन स्किन स्निप्स. स्किन स्निप में आगे आपको डिटेल से बताऊंगा. फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि स्किन स्निप जो है ये एक स्किन की बायोप्सी ली जाती है जिसको पंच बायोप्सी भी कहते हैं, जिसमें जस्ट 3 mm ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन जो है उसको लिया जाता है और वो इतना डीप नहीं होता है कि उससे ब्लीडिंग हो जाए. ठीक है ना, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं और आप मैनुअली भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको पिंच बायोप्सी कहा जाता है. चूँकि ब्लड और दूसरी जगहों पे ये नहीं होते, यूजुअली ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में होते हैं, तो इसलिए हम इसको स्किन स्निप में डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या बायोप्सी स्पेसिमेन ऑफ द स्किन नोड्यूल. अगर स्किन में नोड्यूल है तो उसकी बायोप्सी भी आप ले सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ माइक्रोफिलेरी. माइक्रोफिलेरी जो है इनकी कोई स्पेसिफिक पीरियोडिसिटी नहीं है, जिस तरह हमने वो श्रीरा बेनक्रॉफ्टी में पढ़ा था कि उनकी नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी यानी कि एक्टिव एट नाइट के वक्त वो आपको ज़्यादा ब्लड में मिलेंगे, तो इसके लिए आप स्किन स्निप किसी भी वक्त ले सकते हैं. स्किन स्निप जो है इट इज़ थिन एनफ टू इंक्लूड द आउटर पार्ट ऑफ द डर्मल palpably but not so thick as to produce bleeding. बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. स्किन स्निप शुड बी प्लेस इमीडिएटली इन नॉर्मल सेलाइन और डिस्टिल्ड वाटर जस्ट एनफ टू कवर द स्पेसिमेन. अच्छा, फिर स्किन स्निप को हम वाटर या नॉर्मल सेलाइन में रखते हैं इसलिए ताकि माइक्रोफिलेरी जो है वो स्किन से बाहर आ जाए. फिर हम उसका वेट माउंट बनाते हैं, यानी कि वो वेट माउंट लिया, स्लाइड पे एक ड्रॉप डाला उसी सेलाइन का या वाटर का, उसके ऊपर कवर स्लिप रख के और हमने 40x के नीचे देख लिया, इसको हम वेट माउंट कहते हैं. ठीक है, तो 30 to 60 मिनट में वो बाहर आ जाते हैं. फिर आप उसका वेट माउंट बना के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लें फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस. अच्छा, डेफिनेटिव डायग्नोसिस का मतलब ये है चूँकि माइक्रोफिलेरी दूसरे स्पीशी लेवल पे अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप उसको फिक्स करके मेथनॉल के साथ फिक्स करें, उसको जिम्जा के साथ या हेमोटॉक्सिलिन या एयोसिन जो HNE स्टेन है उसके साथ स्टेन करके आप उसकी डेफिनेटिव फीचर दे के उसको स्पीशी लेवल तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा, ये डिफरेंट वो है. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह स्किन स्निप लिया जाता है, या थोड़ा सा आप नीडल से उठाते हैं और फिर स्केलेपल से इस तरह काटते हैं, तो फिर इसको आप जो है आगे प्रोसेस करते हैं. ये जो है जिम्जा में आपको नज़र आ रहे हैं माइक्रोफिलेरी लार्वी. ठीक है, ये HNE स्टेन्स है, ये आप देखें ये थोड़ा सा करीब से है. ये लार्वी आपको नज़र आ रहे हैं माइक्रोफिलेरी स्टेज है HNE स्टेन में. ठीक है, चूँकि HNE स्टेन हम टिश्यू का करते हैं तो ये टिश्यू बायोप्सी का HNE स्टेन है और इसमें आपको माइक्रोफिलेरी या लार्वी नज़र आ रहे हैं. यहाँ आप देखें ये 10 पावर पे है तो ये आपको लार्वी नज़र आ रहे हैं. ये वही सेम एक ही है, ये 10x पे है, ये 40x पे है, ये करीब से हैं, ये दूर से हैं. ठीक है, तो इस तरह आप माइक्रोफिलेरी को डिटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑन्कोसर्कियासिस. अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, क्वेश्चन सजेशंस, तो यू कैन राइट मी हियर. आई होप कि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो. अगर आपको हमारे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे. और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे चैनल का. फ़ी अमान अल्लाह.